Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. This is your educator Jashan and this class will be on NCERT class 11 summary chapter local governments. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, economic classes and much more. Arpita ma'am also takes classes on Unacademy Plus. You can use code SHARMAYT10 to get 10% extra discount there. To get all the class notes, PDFs, notifications, etc., you can join our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with these. Now let's come to the topic for today, which is local government. स्टूडेंट, एक रोबस्ट और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे नहीं चाहिए। तो एक हेल्दी गवर्नमेंट के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए लोकल लेवल पे भी, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल जो है वहाँ पे भी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी उसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे, जैसे गवर्नमेंट एट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट की क्या खासियत होती है, ये लोगों के सबसे करीब होती है। लोकल गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। क्या कर सकते हैं कि हम अपनी लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत या डिस्ट्रिक्ट जो कमेटीज हैं उनके मेंबर्स को बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं कम समय में और मिनिमम कॉस्ट पे। तो क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्या है, अब हमारे कंट्री में जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, हम सीधा जाके पॉलिसीज नहीं बनाते, सीधा जाके कोई काम नहीं करते, लेकिन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए लोगों की मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन तो चाहिए ना किसी तरीके से। ठीक है, तभी डेमोक्रेसी का कुछ मतलब रह पाएगा। और क्या, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होता है कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं वो हमें आंसरेबल हों, क्या काम किया जा चुका है, क्या काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए आंसरेबल होने चाहिए। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये दोनों काम करती हैं। ठीक है, एक तो लोकल गवर्नमेंट्स जैसे पंचायत या नगर पालिका एक्सेट्रा, उसमें क्या है, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी पंचायतों में कि जो पूरे गांव के लोग होते हैं उनकी सहमति ली जाती है साथ में। तो क्या है, एक तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होगी, एक वो जो लोकल लेवल के लीडर्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, उन वो आंसरेबल ज्यादा होते हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग डायरेक्टली उनसे जाके पूछ सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम कितना हुआ। ठीक है, तो क्या है, लोकल गवर्नमेंट एंश्योर्स बोथ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि इन डेमोक्रेसी टास्क्स विच कैन बी परफॉर्म्ड लोकली शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। के जो काम, अगर कोई ऐसा काम है कि वो लोकली ही हो सकता है, तो उसे आप लोकल लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दे दो, मतलब लोकल लीडर्स के हाथ में दे दो अगर कोई काम लोकली हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोकल पीपल होंगे, लोकल लीडर्स होंगे, दे आर मोर फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया। ठीक है, देन द गवर्नमेंट एट स्टेट और नेशनल लेवल। अगर किसी एरिया की कुछ प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को या वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको ज़्यादा पता होंगी। इस तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो लोकल गवर्नमेंट को ही देना चाहिए। अगर हम बाहर से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल भेजते हैं तो वो लोकल प्रॉब्लम्स के साथ, लोकल नीड्स के साथ इतना फेमिलियर नहीं होता। तो इस तो जो चीज़ लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो सकती है उसे लोकल लेवल पे ही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, जो ये लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करती हैं। अब हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। स्टूडेंट्स, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही एशियन टाइम से ही चलता आ रहा है। तब क्या था, तब हमारी एक विलेज सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज होती थी, मतलब विलेज की कम्युनिटीज होती थी जो ऐसे डिसीजंस वगैरह लेती थी, बाकी काम करती थी, उनको बोला जाता था, विलेज कम्युनिटीज को सभा बोला जाता था। ठीक है,
धीरे धीरे क्या हुआ, ये सभा का ही रूप चेंज होते होते ये पंचायत बन गई। पंचायत मतलब 5, असेंबली ऑफ 5। तो पंचायत वो वाली असेंबली होती है जो कि लोकल इश्यूज को सॉल्व करती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद, लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो ब्रिटिश इरा में लॉर्ड रिपन जो हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने 1882 में लोकल पहली बार लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएट की गई थी, जिनको क्या बोला गया था, उनको लोकल बोर्ड्स बोला गया था, ठीक है। तो लोकल बोर्ड्स तो बन गए थे 1882 में बहुत सारे हिस्सों में, लेकिन उनके पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी, उनके इलेक्शंस नहीं होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से भी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी ना ये लोकल गवर्नमेंट्स के रिलेटेड डिमांड्स उठनी शुरू हुई। तो ये कांग्रेस की डिमांड की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद विलेज पंचायत्स वर एस्टेब्लिश्ड इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। बहुत सारी प्रोविंसेस पे विलेज पंचायत्स एस्टेब्लिश कर दी गई, लेकिन उनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी नहीं। तो धीरे धीरे करके मतलब अगले एक्ट्स में भी इस रिलेटेड कुछ सुधार होते रहे। जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, वो विलेज पंचायत्स को स्ट्रेंथन करने की बहुत बात करते रहे हैं, ठीक है। तो ही एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो इकोनॉमिक पावर है या पॉलिटिकल पावर है, इसकी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। कि जो इकोनॉमिक पावर है वो विलेज कम्युनिटीज के खुद के हाथ में होने चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, अगर हम विलेज पंचायत्स को इकोनॉमिक लेवल पे मतलब मनी के लेवल पे उनको इंडिपेंडेंट करें या उनको पॉलिटिकल पावर्स दें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये तो जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है, लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जो लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, लोकल गवर्नमेंट्स की, पंचायत्स की बात की गई है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई है, ठीक है। डीपीएसपीज में, कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत्स की बात की गई है। जो डीपीएसपीज हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। कि अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना किया गया हो तो उसके लिए हम सीधा जाकर कोर्ट्स का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। हम कोर्ट्स को ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें ये फलाना डीपीएसपी अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल है। ये मतलब एक तरह की एडवाइस है गवर्नमेंट्स के लिए कि आपने ये काम भी करना है व्हेन एवर यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये बात सामने आती है कि अगर, जैसे महात्मा गांधी भी पंचायत के काम को बहुत एडवोकेट करते थे, ठीक है, कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का इशू, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने तभी क्यों नहीं किया ये वाला काम, तभी क्यों नहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इनकी बात सिर्फ डीपीएसपीस में ही क्यों की गई, जो कि खुद नॉन जस्टिशिएबल और एडवाइजरी नेचर के हैं। तो ये इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ, हमें आज़ादी मिली, तो तब बहुत ज़्यादा टर्मोइल था। क्या था, कितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे जिनको हमारे ये सरदार पटेल ने इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने का काम किया। तो उस टाइम जो लीडर्स थे इंडिया के, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू, तो उन्हें ये लगता था कि अगर हमने लोकलिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है, लोकल लोकल जो ये कम्युनिटीज़ हैं, लोकल पंचायत्स हैं, या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको अगर हमने ज़्यादा पावर्स दी, उनको ज़्यादा इनकरेज किया, तो कहीं ये थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन ना बन जाए। कि उस टाइम ऐसा चल रहा था कि कहीं ये लोग एक तरह से मतलब इंडिया से अलग होने की बात ना करना शुरू कर दें, कि ये ऐसा ना हो कि उनको पावर देते देते हम यूनिटी को क्वेश्चन में ले आए, ठीक है। तो इसीलिए इनको उस टाइम पे जो पंचायत थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया, उनकी बात सिर्फ डीपीएसपीज में की गई। और डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, उनको ऐसा लगता था कि विलेज लेवल पे उस टाइम में 1947, अराउंड 1947, जो विलेज सोसाइटी है वो बहुत ही कास्ट रिडन सोसाइटी है, ठीक है। कास्ट रिडन सोसाइटी है जिसमें कास्ट सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उनका लगता था
कि अगर हमने विलेज पंचायत्स को ज़्यादा पावर्स दी तो ऐसा ना हो कि जो कास्ट रिडन सोसाइटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बिलीव करती है, कहीं वो लोकल गवर्नमेंट के नोबल पर्पस को डिफीट ही ना कर दे, कि कहीं लोकल गवर्नमेंट्स ये डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाने का जरिया ही ना बन जाए। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर 1947 लोकल गवर्नमेंट्स की कैसे कैसे इवॉल्व हुई। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहले 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था। वो क्या, उसका क्या काम था, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम था टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल एक्टिविटीज। तो उसने फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल की पार्टिसिपेशन इन लोकल एक्टिविटीज उसको इनकरेज किया। फिर आगे क्या होता है, 1960s के अराउंड कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, उन्होंने इलेक्टेड लोकल बॉडीज का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, पर ये जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज थी, मतलब लोकल बॉडीज में इलेक्शंस भी होती थी, पर ये वाली बॉडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं थी एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स एंड सेंटर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। और फिर सिर्फ यही इश्यूज नहीं था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, बहुत बार क्या होता था कि ये वाली जो लोकल बॉडीज थी, पंचायत्स थी या सिटी लेवल पे लोकल बॉडीज थी, वो डिसॉल्व कर दी जाती थी और उनके जो अफेयर्स थे, उनका कामकाज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सौंप दिया जाता था कि आप ये नगर पालिका का काम करो या आप पंचायत लेवल का काम करो। ठीक है, डिसॉल्व कर देते थे और कितने कितने टाइम तक उनकी इलेक्शंस नहीं होती थी, इलेक्शंस पोस्टपोन होती रहती थी। फिर बहुत बार ऐसा होता था कि डायरेक्ट इलेक्शंस थी नहीं, लोग सीधा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज ही नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थी। ठीक है, तो ये ऐसे चलते चलते क्या हुआ, फिर 1989 में एक पीके थोंगोन कमेटी बनती है जिसने रेकमेंड किया कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारी, उसको अच्छे तरीके से खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही दे दो, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दो कि क्या क्या करना है। और उन्होंने क्या क्या इनकरेज किया, उन्होंने बोला कि पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब टाइम के बाद, जैसे 5 साल आपने फिक्स किया तो 5 साल लोकल बॉडीज में इलेक्शंस होनी ही होनी चाहिए। और जो लोकल बॉडीज हैं उनके सारे फंक्शंस आप एनलिस्ट करो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्ट कर दो। ठीक है, और उनको फंड्स कैसे देने हैं, ये सब कुछ भी, सारा कुछ एनलिस्ट हो जाना चाहिए। तो इसके चलते फिर 1989 में अमेंडमेंट बिल जो था वो ले आई थी पार्लियामेंट और 1992 में ये बिल पास होता है और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है स्टूडेंट्स, दैट डील्स विद रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, उनको PRIs भी बोलते हैं। ठीक है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इट डील्स विद अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1993। अब क्या है स्टूडेंट्स, 1993 में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट पास हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है। 73rd अमेंडमेंट ने बोला कि हर स्टेट में एक 3 टीयर्स वाला पंचायती राज स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, जो बेस है, जो पंचायती राज सिस्टम के बेस में होगा, बेस पे सबसे पहले लेवल पे होगी ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में क्या होगा, इट कवर्स द विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। अगर एक विलेज में ही सफिशिएंट पॉपुलेशन तो एक विलेज की पंचायत बन जाएगी, अगर बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं तो कुछ विलेजेस को इकट्ठा करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत के कौन मेंबर्स होंगे, उस विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस के सारे अडल्ट मेंबर्स who are registered as वोटर्स इन द पंचायत एरिया। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारा क्या था, एरिया था, पंचायत एरिया था। ठीक है, तो इसमें जितने भी अडल्ट मेंबर्स होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वही क्या होंगे, उस पंचायत का, ग्राम पंचायत का पार्ट बन सकेंगे। ठीक है, तो अब ग्राम पंचायत हमने बना दी, तो उसके जो रोल्स एंड फंक्शंस हैं, दोज आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड प्रोविजंस फॉर मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ
ग्राम सभा। और ये 73rd अमेंडमेंट में क्या किया था कि उसने ये प्रोविजन रखी थी कि ग्राम सभा की क्रिएशन क्या है, मैंडेटरी है। ग्राम सभा होनी ही होनी चाहिए, चाहे एक विलेज की हो चाहे ग्रुप ऑफ विलेजेस की हो, ग्राम सभा होनी ही होनी है। ठीक है, तो हमने देख लिया बेस में है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन कौन आता है, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उस एरिया के वो सारे आते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ग्राम पंचायत के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल, उसको बोला जाता है मंडल। मंडल, ब्लॉक या तालुका, मतलब कुछ विलेजेस को इकट्ठा करके उसको ब्लॉक या तालुका बोला जाता है। और जो थर्ड लेवल है उसको बोला जाता है जिला पंचायत। जिला पंचायत, जिला पंचायत में क्या आता है, एक डिस्ट्रिक्ट का जितना सारा एरिया है, रूरल एरिया, वो सारा का सारा इसमें जिला पंचायत में आएगा। डिस्ट्रिक्ट में जितना भी रूरल एरिया आता है। ठीक है, तो इस तरह से हर स्टेट को ये 3 टायर सिस्टम बनाना है। जो थोड़ी छोटे एरिया वाली, कम पॉपुलेशन वाली छोटी स्टेट्स हैं, वो चाहे इंटरमीडिएट लेवल ना रखे, वो फिर 2 टियर सिस्टम बना ले। और 73rd अमेंडमेंट जो है उसने इलेक्शंस के रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं। 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जितने भी तीनों लेवल हैं, ये पंचायत लेवल, मंडल लेवल या जिला पंचायत लेवल, तीनों लेवल्स पे क्या है, ये सारे के सारे लेवल्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे मस्ट बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होनी है। ऐसा नहीं है कि किसी लेवल पे, एक लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन कर दी, दूसरे पे इनडायरेक्ट कर दी। तीनों के तीनों लेवल पे जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट होनी चाहिए। मतलब जो लोग हैं उस एरिया के, वो वोटिंग करके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड नहीं हो। अगर ऐसा होता है कि पंचायत आपकी 5 साल पूरे होने से पहले ही डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देना है। अगर पंचायत 5 साल कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शंस होनी चाहिए और नई पंचायत बननी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है। ये जो तीनों लेवल हैं, ये ग्राम सभा लेवल, तालुका लेवल और जिला पंचायत लेवल, तीनों के तीनों लेवल पे 1/3 सीट्स जो होंगी वो विमेन के लिए, औरतों के लिए रिजर्व की जाएंगी। इवन चेयरपर्सन की जो सीट होती है, जैसे ग्राम सभा का चेयरपर्सन कौन होता है स्टूडेंट, सरपंच होता है ना, तो चेयरपर्सन की भी सीट्स है ना जो तीनों लेवल्स पे, चेयरपर्सन की सीट्स भी और मेंबर्स की सीट्स भी, मतलब टोटल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे उनमें से 1/3 हिस्सा, 1/3 जो लोग हैं वो विमेन होने चाहिए। 1/3 रिजर्वेशन है विमेन के पास, किसमें, लोकल गवर्नमेंट के केस में। ठीक है, फिर जो एससी और एसटी पॉपुलेशन होगी उस एरिया की, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जितनी उस एरिया में इनकी पॉपुलेशन होगी उस प्रोपोर्शन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दी जाएगी। इसमें एक बात देखने वाली है स्टूडेंट्स कि जो सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी उसमें से भी 1/3 सीट्स जो हैं, 1/3 सीट्स विमेन को देनी है। मतलब एससी और एसटी के लिए जितनी सीट्स रिजर्व हैं उनमें से 1/3 सीट्स एससी वुमेन और एसटी विमेन को मिलेगी। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर देखो, अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर विलेज के जो चेयरपर्सन की, मतलब सरपंच की सीट्स है, वो एससी एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है, इस साल के लिए, और उसमें से भी अगर विमेन की बारी आएगी, विमेन के रिजर्वेशन को भी देखें, तो ये भी हो सकता है कि किसी विलेज एरिया में हमें हमारी जो सरपंच हो वो एससी विमेन हो या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करने वाली विमेन हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, विमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट में बहुत हेल्प हुई है। इफ स्टेट फाइंड्स इट नेसेसरी दे कैन रिजर्व सीट्स फॉर ओबीसी। अगर स्टेट को लगे कि उनकी स्टेट में कंडीशन ऐसे हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन जो है वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उनके लिए भी लोकल गवर्नमेंट्स में सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि पंचायत तो बना दी, लोकल गवर्नमेंट्स बना दी, उनको कुछ सब्जेक्ट्स भी ट्रांसफर किए गए। कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए, तो 73rd अमेंडमेंट में ही था कि 29 सब्जेक्ट्स जो होंगे, जो कि स्टेट लिस्ट के 29 सब्जेक्ट्स थे, वो आप लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स
कौन कौन से 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है स्टेट लिस्ट में से, दे वर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन 11th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल में ऐसा लिखा गया है कि वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमने PRIs को ट्रांसफर करने हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स किए जाएंगे PRIs को ट्रांसफर? दोज विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शंस एंड लोकल लेवल, जो कि लोकल इश्यूज के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे PRIs को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दिया गया है आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या है, 29 सब्जेक्ट्स तो मेंशन कर दिए हैं इसमें 11th शेड्यूल में, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं हमारे इंडियन यूनियन की, ये उनका डिसीजन होगा कि वो इन 29 सब्जेक्ट्स में से कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो PRIs को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर करती हैं, कितने करने हैं उनमें से वो स्टेट की मर्जी है। स्टूडेंट्स, जो ये 73rd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मैनी एरियाज विद आदिवासी पॉपुलेशन, कि इंडिया के जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी पॉपुलेशन है, कुछ एरियाज ऐसे मेंशन हैं जिन पे ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। तो क्या था, इनके लिए 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया था, जिससे जो पंचायत सिस्टम है उसको इन एरियाज में, आदिवासी पॉपुलेशन वाले एरियाज में भी इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, जो ये कुछ रिजर्व्ड एरियाज होते हैं, इनमें शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के कई बार क्या होता है कि इनके कुछ ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं कि कॉमन रिसोर्सेज को, जैसे कि हमारा ये फॉरेस्ट एरिया हो गया या रिजर्वॉयर्स हो गए, है ना, कि इनको मैनेज कैसे करना है, इनके अपने अलग कस्टम्स हैं, बाकी मतलब मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से इनके कस्टम्स वगैरह अलग हैं। ठीक है, तो क्या किया गया है, इनके लिए जो सेपरेट एक्ट पास किया गया है पंचायत सिस्टम को लागू करने के लिए, उनमें ग्राम सभा को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं इन कॉमन रिसोर्सेज के रिलेटेड, इसलिए दी गई हैं कि इनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स हैं 11th शेड्यूल में, जैसे हमने देखा था कि 29 सब्जेक्ट्स हैं 11th शेड्यूल में जो कि PRIs को ट्रांसफ़र करने हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जो कि लोकल इश्यूज़ के रिलेटेड। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनर इरिगेशन होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ऐसे करके एडल्ट एजुकेशन, लाइब्रेरीज, फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, PDS। तो ये 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो लेकिन इसमें क्या था, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये जो स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन की, ये उनकी मर्जी है कि वो इनमें से कौन कौन सा पंचायत्स को या लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करेंगी और कौन सा अपने पास रखेंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 73rd अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जितने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आते हैं, मतलब पंचायत आती हैं या ये नगर पालिका आती हैं, उनकी डायरेक्ट इलेक्शंस होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि उनकी इलेक्शंस कौन करवाएगा। ठीक है, तो PRIs की इलेक्शंस करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि ये नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस करवाने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके जो ये चीफ मिनिस्टर और बाकी MLAs इलेक्ट होते हैं, मतलब इनकी इलेक्शन के लिए तो हमारे पास क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। पर अब ये लोकल इलेक्शंस करवाने के लिए हर स्टेट को अपना अलग अलग एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, हर स्टेट का अलग अलग, जो लोकल इलेक्शंस करवाता है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट लिंक्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने देखा था कि ये ऑफिस जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसके सबॉर्डिनेट होगा, ये दोनों अलग अलग ऑफिस हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन करवाता है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है और वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और इसमें 73rd अमेंडमेंट में ही ये प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट्स को स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा हर 5 साल में एक बार। ठीक है, क्या करने के लिए? टू एग्जामिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ
लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा ताकि जो आपके PRIs हैं, आपके ये नगर पालिका है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसको देखने के लिए। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? इट रिव्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स ऑन वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड। इसने क्या करना है? इसने रेवेन्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट के पास कितना पैसा आया है रेवेन्यू से, या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा मिला है, उसको कैसे डिवाइड किया जाए स्टेट में और लोकल बॉडीज में, लोकल गवर्नमेंट्स में। ठीक है, उस पैसे को कैसे डिवाइड किया जाए, उस रेवेन्यू को, ये सब रिव्यू करता है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स के हिस्से आ गया उसमें से आगे रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को कितना देना है और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को कितना देना है, ये सब चीजों के बारे में स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट क्या था? वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड था। जो 74th अमेंडमेंट है डेट इज रिलेटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज एंड नगर पालिका, जो कि सिटी लेवल पे लोकल बॉडीज हैं उनके साथ डील करता है 74th अमेंडमेंट। तो अब पे सिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो डिफाइन करता है कि अर्बन एरिया वो वाला एरिया होगा जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 5000 पीपल हो और उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें से एटलीस्ट 75% मेल पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लगी हुई हो। ठीक है, कि 5000 से ज्यादा लोग रहते होने चाहिए और 75% से ज्यादा मेल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर काम ना करती हो। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर वर्क करती हो, तो उसे क्या बोला जाता है? अर्बन एरिया बोला जाता है। ठीक है, और उसकी मिनिमम डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये सब सेंसस ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, जो हमने 73rd अमेंडमेंट के सारे प्रोविजंस देखे हैं, जैसे इलेक्शन को रिलेटेड के डायरेक्ट इलेक्शन करवानी है, फिर 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू वुमेन एंड रिजर्वेशन टू SC एंड ST इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, और सब्जेक्ट्स की ट्रांसफर, और जो हमने देखा स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सारे के सारे 74th अमेंडमेंट में भी हैं। ठीक है, बस ये है कि 74 वो रूरल बॉडीज की बात कर रही थी, 74 अमेंडमेंट जो है वो अर्बन बॉडीज की बात करेगी। ठीक है, और जो ये रूरल बॉडीज को सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करने के लिए जो थे वो 11th शेड्यूल में मेंशन है। जो अर्बन बॉडीज को अपने सब्जेक्ट ट्रांसफर करने हैं वो 12th शेड्यूल में आता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? Constitution has mandated transfer of subjects from state government to urban local bodies. It is listed in 12th schedule। हाँ, कि जो urban local bodies को subject transfer करने हैं वो 12th schedule में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से क्या क्या फायदा हुआ है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जो 1/3 रिजर्वेशन मिली है, कंपल्सरी रिजर्वेशन विमेन को, उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे विमेन जो हैं वो दे हैव कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल एरिया में विमेन की एंट्री हुई है। पहले क्या था कि हमारे विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, तो शुरू में तो ये भी कहा जाता था कि बहुत सारी जो फीमेल ये चेयरपर्सन्स या फीमेल सरपंच इलेक्ट भी हो रही हैं, वो अपनी फैमिली के मेल मेंबर के कहे अनुसार ही सारे कार्य करती हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेती। लेकिन ये क्या है, ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं जिसमें क्या है, विलेज लेवल पे विमेन हेड ने या सिटी लेवल पे, नगर पालिका के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी ना स्टूडेंट्स, उनमें एक अलग तरह से उनको सेंसिटिविटी प्रोवाइड हुई है। जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज या और भी सारे इश्यूज हैं वो सामने आए हैं। मतलब एक तरह से जेंडर पैरिटी कि मतलब मेन की पार्टिसिपेशन तो पहले से ही ज़्यादा है, फीमेल की पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुई है। तो एक तरह से इक्वालिटी वाला सिनेरियो बना है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि इससे SC और ST पॉपुलेशन के भी उनको भी अपलिफ्टमेंट मिली है। जब ये एक इन किसी कम्युनिटी का पर्सन
पंचायत में एज अ मेंबर या एज अ चेयरपर्सन इलेक्ट होता है, तो वो उस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जानकार होता है उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में। लेकिन क्या है, इसकी वजह से बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अभी। जैसे सबसे पहले क्या था कि ऐसा बोला जाता था कि इस रिजर्वेशन की वजह से क्या है, बहुत सारी सोशल टेंशन्स हुई हैं, कि बहुत सारी विलेज एरियाज में ऐसा था कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी हायर कास्ट को बिलोंग करने वाली, वो ऐसे किसी लोअर कास्ट का या फीमेल चेयरपर्सन को ठीक तरह से काम नहीं करने देती थी। तो एक तरह से सोशल टेंशन्स क्रिएट हो रही थी। लेकिन क्या है, सोशल चेंज के प्रोसेस में सोशल टेंशन्स तो आती ही हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो जो दूसरी प्रॉब्लम है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स टू द लोकल बॉडीज। ठीक है, हमने ये देखा कि 11th शेड्यूल में ये हमने रूरल बॉडीज को कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर करने हैं, और 12th शेड्यूल में लिखा गया है कि अर्बन बॉडीज को कौन से सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करने हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जो स्टेट्स हैं, उन्होंने जो भी उनको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लगे इनमें से, उन्होंने वो रूरल बॉडीज को ट्रांसफर नहीं किए हैं, अपने पास रखे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर ना करने की वजह से जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ऑटोनॉमी नहीं मिली। जो जितना वो एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते थे, या जितना सोचा गया था कि जितने अच्छे तरीके से काम होंगे, उस तरीके से काम नहीं हो पाए हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स ने सब्जेक्ट्स ही ट्रांसफर नहीं किए। और दूसरी बात यह है कि जो PRIs हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो फाइनेंशियली स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो इतना नहीं है कि वो अपने काम को जो है उसमें से निकाल पाएँ। तो फाइनेंशियली स्टेट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होने के कारण उनके बहुत सारे काम रह भी जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है राइट डायरेक्शन में, और इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमारी PRIs बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकती हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।